नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कई लोगों की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। भारत में तलाक और इससे जुड़े अदालती फैसले। जी नमस्कार। और ये फैसले सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे हमारे कानून और समाज साथ साथ बदले हैं। हाँ, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई अहम फैसलों की जानकारी है और आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि तलाक से जुड़े कानूनों को, खासकर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को अदालतों ने कैसे समझा और लागू किया है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि क्रूरता, परित्याग यानी छोड़ देना, या फिर जब शादी बिल्कुल ही टूट जाए, ऐसी स्थितियों में कोर्ट्स ने क्या रुख अपनाया है। इन फैसलों ने काफी हद तक कानूनी तस्वीर साफ की है। सही कहा। कानून तो अपनी जगह है, पर असली मतलब तो तब सामने आता है जब जज उसे असल जिंदगी के मामलों में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत में तलाक का जो कानूनी ढांचा है वो मोटा मोटा कैसा है? देखिए, भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अपने पर्सनल लॉ हैं। हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों पर मुख्य रूप से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है। और इंटरफेथ्स मैरिज के लिए? उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। अब हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक के कई ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि क्रूरता यानी क्रूअल्टी, हाँ। फिर है परित्याग मतलब डेजर्शन, 2 साल या उससे ज्यादा के लिए छोड़ देना, अडल्ट्री यानी व्यभिचार भी एक आधार है। धर्म बदल लेना या कोई गंभीर मानसिक बीमारी, ये भी है शायद। जी हाँ, ये सब धारा 13 में शामिल हैं। और एक वो भी तो है जब दोनों राजी हों, म्यूचुअल कंसेंट। हाँ बिल्कुल, वो है धारा 13 भी, आपसी सहमति से तलाक। ये आजकल काफी आम भी है। लेकिन आज हम शायद उन मामलों पर ज्यादा ध्यान दें जहां मामला कोर्ट में जाता है ना? जैसे आपने कहा, क्रूरता या क्रूअल्टी। ये शब्द सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या सिर्फ मारपीट ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालतों ने इसके मायने बहुत बढ़ा दिए हैं। क्रूरता शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। अच्छा। और ये ऐसी होनी चाहिए जो गंभीर और महत्वपूर्ण हो, मतलब जिसके साथ दूसरे पार्टनर का साथ रहना मुश्किल या नामुमकिन सा हो जाए। इस मामले में एक बहुत पुराना और अहम केस है डॉक्टर NG दस्ताने बनाम श्रीमती S दस्ताने 1975 का। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसी केस ने एक तरह से स्थापित किया कि मानसिक प्रताड़ना भी तलाक का एक ठोस आधार बन सकती है। तो ये मानसिक क्रूरता होती क्या है? मतलब किस तरह का बर्ताव इसमें आता है? कोई उदाहरण? देखिए, इसकी कोई एक फिट परिभाषा तो मुश्किल है। ये हर केस के अपने हालात पर निर्भर करता है। अच्छा। लेकिन कोर्ट्स ने कई चीजों को इसमें शामिल माना है, जैसे लगातार बुरा भला कहना, गालियां देना, या फिर साथी के चरित्र पर झूठे और गंभीर आरोप लगाना, खासकर व्यभिचार जैसे आरोप। ओह, झूठे आरोप लगाना भी क्रूरता है? जी हाँ। नरेंद्र बनाम के मीना 2016 केस में ऐसा ही हुआ था। लगातार झूठे आरोप लगाए गए, कोर्ट ने उसे क्रूरता माना। और एक और केस था शायद, V भगत बनाम D भगत। उसमें तो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान लगाए गए आरोपों की बात थी। हाँ, बिल्कुल सही। V भगत 1993 में कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी अपने पार्टनर पर झूठे और बेइज्जत करने वाले आरोप लगाते हैं तो वो भी मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ घर के अंदर की बात नहीं। नहीं, इसी तरह के श्रीनिवास राव बनाम DA दीपा 2013 और विजय कुमार रामचंद्र भाटे बनाम नीला विजय कुमार भाटे 2003, इन मामलों में भी झूठे आरोपों और चरित्र हनन को क्रूरता माना गया। और वो समर घोष बनाम जया घोष 2007 वाला केस, वो भी काफी चर्चा में था। हाँ, समर घोष बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक क्रूरता के कई और उदाहरण दिए, एक तरह से लिस्ट ही बना दी। क्या क्या था उसमें? जैसे लंबे समय तक सेक्सुअल रिलेशन बनाने से मना करना, या फिर एक तरफा फैसला ले लेना कि बच्चे नहीं चाहिए बिना पार्टनर की सहमति के। अच्छा। यहाँ बहुत लंबे समय तक चुप्पी साध लेना, एक दूसरे से बात ही न करना, बिल्कुल उदासीन हो जाना, पार्टनर या उसके परिवार की लगातार बेइज्जती करना, ये सब। और सुरेश बाबू बनाम VP लीला 2006 में भी शायद सेक्सुअल रिलेशन से इनकार को क्रूरता माना था। जी हाँ। और परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता 2002 में भी यही था कि लगातार असहयोग करना, भावनात्मक दूरी बना लेना, ये भी मानसिक क्रूरता हो सकती है। तो ये साफ है कि अदालतें अब रिश्ते की जो भावनात्मक सेहत है, मेंटल वेलबीइंग है, उसे बहुत गंभीरता से ले रही हैं। बिल्कुल, नजरिया काफी बदला है। अब सिर्फ फिजिकल चोट नहीं, मेंटल ट्रॉमा को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। और इसमें जेंडर इक्वालिटी का पहलू भी है।
कानून अब अंदरूनी घावों को भी पहचान रहा है। ये एक तरह से फॉल्ट थ्योरी पर आधारित है कि किसी की गलती है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि शायद किसी की गलती साबित न हो पाए, पर यह साफ हो कि रिश्ता अब चल ही नहीं सकता, बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, इसके लिए वो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वाली बात आती है, मतलब शादी का ऐसा टूट जाना कि अब जुड़ ही ना सके। जी, विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन। क्या ये हिंदू कानून में तलाक का सीधा आधार है? नहीं, ये देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में सीधे तौर पर एक ग्राउंड के रूप में लिस्टेड नहीं है। अच्छा, फिर? ये एक स्थिति है जहां शादी बस नाम की रह गई है, मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं बची। शायद पति पत्नी सालों से अलग रह रहे हैं, बात तक नहीं करते, या इतनी कड़वाहट आ गई है कि साथ रहना सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर अदालतें इस आधार पर तलाक कैसे दे पाती हैं अगर ये कानून में लिखा ही नहीं है? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की एक खास पावर काम आती है, संविधान का अनुच्छेद 142। आर्टिकल 142? हाँ, ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देता है कि वो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश या डिक्री पास कर सकता है। अच्छा। और नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली 2006 का केस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बताइए उसके बारे में। उसमें पति पत्नी सालों से अलग थे, एक दूसरे पर ढेरों केस कर रखे थे, सुलह की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह शादी टूट चुकी है और आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तलाक दे दिया। यानी कोर्ट ने माना कि जब शादी सिर्फ कानूनी बंधन रह गई है, हकीकत में खत्म है, तो उसे ढोते रहने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। और कोर्ट ने सरकार से यह सिफारिश भी की कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को बाकायदा कानून में तलाक का एक आधार बनाया जाना चाहिए। और भी केसेस है ऐसे? हाँ, ऋषिकेश शर्मा बनाम सरोज शर्मा 2006 में 18 साल से ज्यादा का सेपरेशन था। कोर्ट ने फिर आर्टिकल 142 यूज किया। और अभी हाल में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कंफर्म कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत इस आधार पर तलाक दे सकता है। अच्छा। कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स भी बताए कि कब माना जाएगा कि शादी सच में इर्रिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है, जैसे कितना लंबा सेपरेशन है, सुलह की कोशिशें हुई या नहीं वगैरह। तो ये दिखाता है कि हमारी अदालतें कानून के शब्दों से आगे जाकर रिश्तों की असलियत को देख रही हैं और न्याय करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, और ये एक तरह से लेजिस्लेचर यानी संसद को भी इशारा है कि भाई कानून को वक्त के साथ बदलने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब अगले आधार पर आते हैं, परित्याग यानी डेजर्शन। इसका मतलब तो साथी को छोड़ देना ही हुआ, है ना? हाँ, आम भाषा में तो यही मतलब है, लेकिन कानून में इसकी कुछ शर्तें हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) IB के मुताबिक तलाक के लिए 3 बातें साबित करनी होंगी। क्या है वो? पहली, कि पार्टनर कम से कम 2 साल से लगातार अलग रह रहा है, फिजिकल सेपरेशन। ठीक है। दूसरी, कि उसका इरादा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने का है। इसे कानूनी भाषा में एनिमस डिसरेंडी कहते हैं, मतलब छोड़ने का पक्का इरादा। अच्छा, इरादा भी जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। और तीसरी बात कि ये अलगाव बिना किसी जायज वजह के और बिना दूसरे साथी की सहमति या मर्जी के हुआ हो। ये शर्तें किस केस से तय हुई? बिपिन चंद्र जयसिंह भाई शाह बनाम प्रभावती 1956 एक लैंडमार्क केस है। इसी ने ये दोहरी जरूरत यानी फिजिकल सेपरेशन और छोड़ने का इरादा को पक्का किया। बाद में रीता किशोर बनाम ब्रिज किशोर 1982 ने भी यही बात दोहराई। लेकिन अगर किसी के पास घर छोड़ने की कोई वाजिब वजह हो तो, मान लीजिए उसके साथ क्रूरता हो रही हो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी के पास छोड़ने की जायज वजह है, जैसे कि क्रूरता, तो फिर उसे डेजर्शन नहीं माना जाएगा। लक्ष्मण उत्तमचंद कृपालनी बनाम मीना 1964 केस में यही कहा गया था। अगर कोई बुरे बर्ताव की वजह से अलग रहने लगता है तो उसे दोषी नहीं कह सकते। ये साबित करने की जिम्मेदारी याचिका डालने वाले पर होती है कि दूसरा साथी बिना वजह छोड़कर गया है। इसमें एक कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन यानी रचनात्मक परित्याग की भी बात आती है। वो क्या चीज है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अध्यात्म भट्टर अलवार बनाम अध्यात्म भट्टर श्रीदेवी 2002 जैसे मामलों में से माना गया था। क्या होता है इसमें? इसका मतलब है कि अगर एक पार्टनर का बर्ताव इतना बुरा है कि वो दूसरे के लिए साथ रहना नामुमकिन बना देता है और दूसरा पार्टनर मजबूर होकर घर छोड़ देता है, तो कानून की नजर में असल में छोड़ने वाला दोषी नहीं है। अच्छा। दोषी वो है जिसके बर्ताव ने उसे जाने पर मजबूर किया। एक तरह से उसने अपने बर्ताव से ही दूसरे को धक्का देकर निकाल दिया। इसे ही कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन कहते हैं। समझ गई। अब आते हैं उस तरीके पर जो आजकल शायद काफी इस्तेमाल होता है,
आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट। जी। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B ये कहती है कि अगर पति पत्नी दोनों सहमत हैं कि अब वो साथ नहीं रह सकते और अलग होना चाहते हैं और वो कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हैं, तो वो मिलकर कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल सकते हैं। हाँ। कानून में फिर एक 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड यानी प्रतीक्षा अवधि रखी गई है। ये 6 महीने का इंतजार क्यों, और क्या ये हमेशा जरूरी होता है? वो अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर 2017 केस में शायद इस पर कुछ बात हुई थी। हाँ बिल्कुल। इस 6 महीने की अवधि का मकसद ये था कि शायद इस दौरान पति पत्नी फिर से सोचें, कोई सुलह की गुंजाइश निकल आए, थोड़ा टाइम मिले सोचने का। लेकिन अमरदीप सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रैक्टिकल बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर ये बिल्कुल साफ है कि सुलह की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, दोनों पार्टी लंबे समय से अलग हैं और उन्होंने अपने सारे आपसी मसले जैसे गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी सब सुलझा लिए हैं, तो कोर्ट अपनी वही खास पावर आर्टिकल 142 वाली इस्तेमाल करके इस 6 महीने की वेटिंग पीरियड को माफ कर सकता है, वेव कर सकता है। अच्छा, इससे तो काफी आसानी हुई होगी लोगों को। हाँ, जिनकी शादी टूटना तय है उन्हें बेवजह 6 महीने और इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या अर्जी देने के बाद उस 6 महीने के दौरान या उससे पहले कोई अपना मन बदल सकता है कि नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए? हाँ, ये हो सकता है। सुरेश्ता देवी बनाम ओम प्रकाश 1987 केस में ये साफ किया गया था कि जब तक कोर्ट तलाक का फाइनल ऑर्डर यानी डिक्री पास नहीं कर देता, तब तक दोनों में से कोई भी पार्टी अपनी सहमति वापस ले सकती है। अच्छा, यानी दोनों की सहमति आखिर तक बनी रहनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अधिक और मुद्दे पे आते हैं जो थोड़ा संवेदनशील है, धर्म बदलकर दूसरी शादी करना, बाइगैमी। हाँ, देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई शादीशुदा इंसान अपना धर्म बदल लेता है तो उसका पार्टनर इस आधार पर तलाक मांग सकता है। ये धारा 13(1) IV में है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, सिर्फ धर्म बदलने से हिंदू कानून के तहत हुई शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। तो फिर वो जो मशहूर केस हैं, सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 और लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2000, उनका क्या महत्व है इस मामले में? ये दोनों बहुत ही लैंडमार्क केसेस हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर कोई हिंदू पुरुष अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम या कोई और धर्म अपना लेता है, क्योंकि कुछ धर्मों में एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, तो उसकी ये दूसरी शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी, वो शून्य यानी वॉइड होगी। और इतना ही नहीं, ऐसा करना इंडियन पीनल कोड यानी IPC की धारा 494 के तहत बाइगैमी यानी द्विविवाह का अपराध माना जाएगा। और पहली पत्नी इस धर्म परिवर्तन के आधार पर तलाक भी ले सकती है और पति पर बाइगैमी का केस भी कर सकती है। इन फैसलों का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इन्होंने पहली पत्नी के अधिकारों की रक्षा की और कानून का गलत इस्तेमाल करके दूसरी शादी करने की जो कोशिशें हो रही थी उन पर रोक लगाई। और सरला मुदगल केस ने शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी उठाई थी। जी हाँ, उस केस में कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया था। वो बहस तो आज तक चल रही है। तलाक के मामलों में कभी कभी बच्चे के पिता कौन है, इस पर भी सवाल उठ जाता है। पैटर्निटी इश्यूज, इस पर कोई अहम फैसला है? हाँ, नंदलाल वासुद्रो बड़वाइक बनाम लता नंदलाल बड़वाइक 2014 का केस इस मामले में महत्वपूर्ण है। आमतौर पर कानून इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 ये मानकर चलता है कि शादी के दौरान पैदा हुआ बच्चा पति का ही है। इसे प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी कहते हैं। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति ये पक्के तौर पर साबित कर दे कि उसका पत्नी तक पहुंचना संभव ही नहीं था, नॉन एक्सेस, जिस समय बच्चा कंसीव हुआ होगा, तो DNA टेस्ट जैसे वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर इस कानूनी धारणा को गलत साबित किया जा सकता है। अच्छा, मतलब अगर DNA टेस्ट कहता है कि पति पिता नहीं है और नॉन एक्सेस भी साबित हो गया है, तो कोर्ट इसे मान सकता है। अच्छा, यानी साइंटिफिक एविडेंस की भूमिका बढ़ गई है ऐसे विवादों में। जी बिल्कुल। अभी तक हमने ज्यादातर हिंदू मैरिज एक्ट की बात की, पर एक बहुत बड़ा फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक की एक प्रथा से जुड़ा था, 3 तलाक। हाँ, वो तो ऐतिहासिक फैसला था, शायरा बानो बनाम भारत संघ सन 2017। क्या हुआ था उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर या मैसेज भेजकर शादी खत्म करने की जो प्रथा थी, जिसे तलाक बिदअत या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहते हैं, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। किस आधार पर? कोर्ट ने माना कि ये प्रथा मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों, खासकर बराबरी के अधिकार आर्टिकल 14 और सम्मान से जीने का अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है, और ये भी कहा कि ये कुरान की सही शिक्षाओं के भी खिलाफ है।
इससे पहले भी शायद कोर्ट ने इस पर कुछ कहा था, शमीम आरा केस। हाँ, शमीम आरा बनाम यूपी राज्य 2002 में भी कोर्ट ने कहा था कि तलाक मनमाना नहीं हो सकता, उसका कोई वाजिब कारण होना चाहिए और उससे पहले सुलह की कोशिशें होनी चाहिए। और शायरा बानो केस के बाद तो कानून भी बन गया। जी हाँ, इस फैसले के बाद संसद ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पास किया। इसने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को एक दंडनीय अपराध बना दिया। तो इन सभी फैसलों को अगर हम एक साथ देखें, इतने सालों में जो आए हैं, तो अदालतों के नजरिए में क्या बड़े बदलाव या ट्रेंड्स नजर आते हैं? देखिए, कुछ बातें तो बहुत साफ हैं। पहला, जेंडर जस्टिस पर जोर बढ़ा है। अदालतें महिलाओं के अधिकारों को लेकर ज्यादा संवेदनशील हुई हैं। दूसरा, मानसिक क्रूरता और इमोशनल वेलबींग को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, सिर्फ शारीरिक चोट नहीं। सही है। तीसरा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखती है, जहां शादी सचमुच में खत्म हो चुकी है, जैसे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन वाले मामलों में, वहां अदालतें आर्टिकल 142 जैसी पावर यूज करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं, बजाय इसके कि लोगों को एक मुर्दा रिश्ते में फंसाए रखा जाए। और सबूतों का महत्व। हाँ, चौथा, सबूत बहुत अहम हो गए हैं, चाहे वो मानसिक क्रूरता साबित करनी हो, या परित्याग, या फिर पैटर्निटी। पांचवां, सुलह की कोशिशों को बढ़ावा जरूर दिया जाता है, लेकिन अगर वो नाकाम हो जाती हैं तो उसे जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। और हाँ, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी, ये तलाक की कार्यवाही के बहुत जरूरी हिस्से होते हैं जिन पर कोर्ट ध्यान देती है। तो आज हमने काफी गहराई से समझा कि कैसे भारत की अदालतों ने तलाक जैसे एक बेहद निजी और पेचीदा मामले में कानून को वक्त और समाज के साथ ढाला है। क्रूरता की परिभाषा का विस्तार हो, या शादी के पूरी तरह टूट जाने की हकीकत को मानना हो, या फिर आपसी सहमति की प्रक्रिया को आसान बनाना हो, या धर्म परिवर्तन की आड़ में होने वाले अन्याय को रोकना हो। हाँ, ये सारे फैसले दिखाते हैं कि कानून कैसे समाज की बदलती जरूरतों, सोच और बराबरी के उसूलों को अपने अंदर समेटने की कोशिश करता है। और शायरा बानो जैसे फैसले तो पर्सनल लॉ में सीधे सुधार की मिसाल हैं। बिल्कुल, ये फैसले एक तरह से कानून और समाज के बीच का संवाद हैं। ये दिखाते हैं कि कानून कोई जड़ चीज नहीं है, ये बदलता है, विकसित होता है। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाता है। हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके या इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन जैसी अवधारणाओं को मानकर कई बार कानून में लिखी बातों से भी एक कदम आगे जाकर न्याय करने की कोशिश कर रही है। तो आगे चलकर भविष्य में तलाक से जुड़े कानून, यानी जो संसद नियम बनाती है, और भारत में बदलते रिश्तों की जो ज़मीनी हकीकत है, उसके बीच ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये सोचने वाली बात है।